Bismillahirrahmanirrahim. In our second session, we will discuss about web application development. अच्छा, उसकी तरफ जाने से पहले एक चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि एक एप्लीकेशंस होती है हमारे पास वेब और एक एप्लीकेशन होती है हमारे पास कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर्स, कन्वेंशनल एप्लीकेशंस या जर्नल एप्लीकेशंस. अब वेब एप्लीकेशंस कौन सी हैं जो कि आपकी वेब के ऊपर रन हो रही होती हैं, जैसे आपके पास गूगल, फेसबुक. और उसके अंदर हमने फर्दर दो चीज़ें कही थी. एक, हमारे पास कुछ वेब एप्लीकेशंस पब्लिक होती हैं, कुछ वेब एप्लीकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती हैं. अब इस वेब एप्लीकेशन को हमने कंपेयर करना है कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर्स के साथ. कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर्स हमारे कौन से हैं? जो जनरल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास VLC प्लेयर्स, विंडोज मीडिया प्लेयर, पॉइंट ऑफ सेल जो हमारे पास स्टोर्स में या सिस्टम्स चल रहे होते हैं, या किसी जगह पे, किसी स्टोर पे, किसी शॉप पे, या किसी रेस्टोरेंट के अंदर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं? जनरल सॉफ्टवेयर के अंदर, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर के अंदर. अब ये किस तरह से डिफरेंट है वेब एप्लीकेशन के लिहाज से? हमने क्या कहा कि वेब एप्लीकेशन है क्या? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि रन होता है रिमोट सर्वर के ऊपर. अब जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है जिस सिस्टम के ऊपर आपने उसको रन करना है. जैसे अगर मेरे पास एक मेरा पीसी है, उसके ऊपर मैं VLC को इंस्टॉल करना चाहता हूं, VLC प्लेयर को यूज करना चाहता हूं, तो मुझे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा. सेम एज इट इज, अगर स्टूडेंट्स आपको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना हो, उसको यूज करना हो, तो आप मेरे वाला एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते. आपको इंडिपेंडेंटली अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा केस सिनेरियो वेब के लिए नहीं है. वेब एप्लीकेशन में होता क्या है? हमने क्या कहा कि रिमोट सर्वर के ऊपर रन हो रहा होता है. अब उस रिमोट सर्वर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन पड़ी होती है, जिसको डिफरेंट यूजर ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं वाया इंटरनेट. तो अगर हमने कोई अपडेट करनी हो किसी चीज के अंदर, कि एप्लीकेशन के अंदर कोई अपडेट करनी हो, तो इन केस वेब एप्लीकेशन के केस के अंदर हमने एक जगह पे अपने जो सर्वर के अंदर जहां पे उस एप्लीकेशन को रखा हुआ है, उस जिस कोड को जो रखा हुआ है, वहां पे अपडेट करेंगे. अपडेट करने से क्या होगा? जितने भी यूजर्स हैं जो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं या उन एप्लीकेशन की एक्सेस है उनके पास, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होके उनके सामने आ जाएगी. लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करें कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर के साथ, तो जब कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करना होता है, तो उसको अपडेट करने के लिए हमें इंडिपेंडेंटली हर सिस्टम के ऊपर अपडेट करना पड़ेगा. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. उसमें हमारे पास क्या है? वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हमें चाहिए होती हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले C++, जावा, डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी. उन सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए थी. जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन C में बनानी है तो आपको सिर्फ C लैंग्वेज रिक्वायर है. अगर आपने एप्लीकेशन को C++ में ऊप की टेक्निक को यूज करते हुए बनानी है तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए, वो है C++. लेकिन वेब के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस चाहिए होंगी एक पूरी वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए. जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वेब एप्लीकेशन की, वो है दो चीज़ों में. एक है हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सेकंड है हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी हमें लैंग्वेजेस चाहिए और किस जगह पे क्लाइंट साइड आता है, किस जगह पे हमारे पास सर्वर साइड आता है. सबसे पहले हमें चाहिए HTML. HTML हमारे पास क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML है क्या? कोई भी वेब पेज डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूजुअली जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है HTML. HTML के अंदर हमारे पास फॉर्मेटिंग हो रही होती है, लेआउट क्रिएट हो रहा होता है. एक चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि HTML के अंदर हम कोई अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते. कंसीडर HTML एज अ स्टैटिक लैंग्वेज. किस तरह से?
कि वो डायनामिकली अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर आप HTML के अंदर 2+2 देते हैं तो इन आउटपुट वो आपको 4 नहीं देगा, वो 2+2 को प्रिंट कर देगा। सेम एज इट इज आगे हम चलें तो हमारे पास आती है CSS। CSS क्या है? हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो कौन सा लैंग्वेज है? वो CSS है। CSS इम्बेड होती है किसके अंदर? HTML के अंदर। CSS के अंदर हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं और उनको एलिमेंट्स को कॉल करते हैं HTML के अंदर। तो जो CSS है वो इम्बेड होती है किसके अंदर? HTML के अंदर। फिर हमारे पास आती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती क्या है? स्टूडेंट्स, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि ब्राउजर एंड पे यूजर की मशीन के ऊपर कंपाइल हो रही होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सर्वर एंड के ऊपर सर्वर पे कंपाइल हो रही होती हैं। जो यूजर या क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर कंपाइल होती हैं या यूजर की मशीन के ऊपर कंपाइल होती हैं, मशीन का मतलब यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर या PC, लैपटॉप्स। उसको लैंग्वेजेस को हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। और जो लैंग्वेजेस हमारे पास जिनको सर्वर की सपोर्ट चाहिए होती है, सर्वर चाहिए होता है अपने आप को कंपाइल, एग्जीक्यूट, रन करने के लिए, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट आती है, एजेक्स आती है, jQuery आती है, AngularJS आती हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो क्लाइंट साइड के ऊपर रन होती हैं। सर्वर स्क्रिप्टिंग के लिए भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे हमने यूज करनी है PHP, वैसे उसके अलावा ASP.NET, जावा, कोल्ड फ्यूजन, ये डिफरेंट किस्म की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। इन डिटेल अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। लास्ट में हमारे पास जो यूज होना है वो डेटाबेस, और डेटाबेस को हमने बिल्ड करना है MySQL के अंदर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती क्या है? हमने जैसे कि पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सर्वर के ऊपर रन हो रही होती हैं, जिनको सर्वर की सपोर्ट चाहिए होती है फाइल्स को रन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ अ प्रोग्रामिंग for producing the code which can run software on the server side. In the simple words, any scripting or programming that can run on the web server is known as server side. हमने क्या कहा इसके अंदर कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है, प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि कोड प्रोड्यूस होता है जिसको रन किया जाता है सर्वर के ऊपर। जिन सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है सर्वर साइड पे, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आसान अल्फाज के अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या फिर प्रोग्रामिंग वो है जो कि वेब सर्वर के ऊपर रन हो रही होती है। The operations like customization of a website, dynamic change in the website content, response generation, the user's queries, accessing the database and so on are performed at the server end. अब जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली कि होती क्या है। बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो उनको सर्वर की सपोर्ट चाहिए होती है रन होने के लिए। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि इन्होंने वेबसाइट को डायनामिकली वेब कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। किस तरह से? कि अगर आप कोई चीज चेंज करते हैं सर्वर के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी हर यूजर के ऊपर। तो जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो हमें डायनामिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही होती है वेबसाइट के कंटेंट के अंदर। रिस्पांस जनरेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, यूजर क्यूरीज के लिए यूज कर रहे होते हैं। यूजर क्यूरीज का क्या मतलब है? यूजर के कुछ क्वेश्चंस जो कि डेटाबेस से आस्क किए जाते हैं। कोई डेटाबेस से डाटा उठाना है, डेटाबेस से डाटा इंसर्ट करना है, डेटाबेस से डाटा डिलीट करना है, डेटाबेस में डाटा अपडेट करना है, इन सारे काम के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है उसके अंदर 3 मेजर चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सबसे पहले सर्वर, सेकेंड हमारे पास डेटाबेसेस,
और थर्ड हमारे पास है APIs। अब ये तीनों चीजें हमारे बैक एंड पे वेब सॉफ्टवेयर के ऊपर रन हो रही होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर। सर्वर क्यों चाहिए? सर्वर बेसिक नीड है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की कि हमने एक कोड लिखा, राइट किया सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको रन करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए थी? सर्वर चाहिए थी। सर्वर के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है और डाटा स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस हमारी किधर हुई? सर्वर के अंदर। और अगर हमने डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें क्या चाहिए होगी? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब APIs क्या होती हैं? APIs क्या होती हैं? आपके पास थर्ड पार्टी कोड होता है। जैसे कि अगर एक एप्लीकेशन मेरे पास है और एक आप एप्लीकेशन बिल्ड करना चाह रहे हो और मेरी एप्लीकेशन के अंदर वो फैसिलिटी प्रोवाइड है जो आपने इस्तेमाल करनी है, तो आप उसको डेवलप करने के बजाय आप मेरे ही कोड को यूज करोगे और वो मेरा जो कोड होगा, जो फंक्शन होगा, वो आपकी साइट के ऊपर रन हो रहा होगा विद द सपोर्ट ऑफ माय सर्वर। तो हमारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर तीन मेजर चीजें होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की। क्या क्या? सर्वर, डेटाबेसेस और APIs। अब किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर? लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट सेशन में हमने एक डिस्कस किया था कि सर्वर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा था। क्लाइंट ब्राउजर एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, वो सर्वर में जाती है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट रिस्पॉन्ड में दे रहा होता है। सेम एज इट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी काम होता है। जब व्हेन अ ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, जब भी एक ब्राउजर के एंड से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है किसी भी वेब पेज की जो कि सर्वर्स पे है, तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू वेब प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका कंटेंट होता है उसको ब्राउजर पे एज एन आउटपुट शो करा देता है। Here the processing of a script could include extracting information from a database। हमने क्या कहा था कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट के लिए भी यूज होती है। तो इस एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस का क्या मतलब है कि डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। मेकिंग सिंपल कैलकुलेशंस के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी रिक्वायर होती है, लेकिन हमारी डायनामिक लैंग्वेजेस भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हैं सिंपल कैलकुलेशंस का। चूजिंग द अप्रोप्रिएट कंटेंट दैट इज टू बी डिस्प्लेड इन द क्लाइंट एंड। अब जो डाटा सिर्फ क्लाइंट एंड के ऊपर डिस्प्ले होना है वो ही डाटा सिर्फ सर्वर साइड के थ्रू हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। जैसा कि अगर मैं अपना फेसबुक का पेज लॉगिन करूं, लॉगिन करने के बाद जो मेरा अकाउंट ओपन होगा उसके अंदर जितना भी डाटा आ रहा होगा वो डाटा सिर्फ रेलेवेंट टू मेरा होगा, आपसे रेलेवेंट नहीं होगा। अगर आप लोग लॉगिन करते हो तो आपके लिहाज से आपका डाटा वो जनरेट हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए उन्होंने फेसबुक के पेजेस, वेब पेजेस अलग बनाए हुए हैं और आपके लिए फेसबुक के वेब पेजेस अलग बनाए हुए हैं। होता क्या है, एक ही फेसबुक का वेब पेज बना हुआ है जिसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू डायनामिकली उसको चेंज कर रहा होता है। जो कंटेंट मुझे शो होना है वो ही कंटेंट मुझे शो कराया जाता है। सेम एज इट इज ये हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वर्क कर रही होती है। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहली हमारे पास है PHP प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज होती है। उसके अलावा हमारे पास पाइथन, रूबी, कोल्ड फ्यूजन, C#, जावा, C++, ये सारी लैंग्वेजेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है? ये सारी लैंग्वेजेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अभी तक हमने देखा था सर्वर साइड, अब हमने देखनी है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का जनरली हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या कहा था कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कि यूजर के लोकल मशीन के ऊपर रन होती हैं उनको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। अब इस जगह पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में होता क्या है, is performed to generate a code that can run on the client and browser without needing the server side processing। हम इधर क्या कहा, इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोड जनरेट किया गया है जो कि रन होगा क्लाइंट एंड पे ब्राउजर के ऊपर विदाउट सपोर्ट ऑफ सर्वर की सपोर्ट के बगैर रन होगा। किसके ऊपर? क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे किस में रन होता है? हमारे पास ब्राउजर में।
हमारी जो भी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशंस, वो कंपाइल या रन होती हैं ब्राउजर्स के ऊपर। जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं हमारे पास? गूगल क्रोम, ऑपरा, फायरफॉक्स, ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर प्लेस्ड इनसाइड एन HTML डॉक्यूमेंट। अब जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है उन सारे कंटेंट को HTML के अंदर इनसाइड प्लेस कर देते हैं। जैसे अगर हमने जावास्क्रिप्ट को, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन किया है, उस फंक्शन की जो इंप्लीमेंटेशन है उसको हमने इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट के रख देना है। HTML डॉक्यूमेंट हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर रन हो रहा होता है। The client-side scripting can be used to examine the users from the errors before submitting it and for changing the content according to user input. बहुत अच्छी एग्जांपल है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की। क्या आपने फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, जैसे ही बनाने लगे आपके पास एक फॉर्म आ गया जिसको आपने फिल करना है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डिफरेंट किस्म, ईमेल, फोन नंबर, डिफरेंट पासवर्ड, डिफरेंट किस्म के आपके पास इंफॉर्मेशन मांगी हुई है। अब इस फॉर्म के अंदर जो डाटा आप इनपुट करते हो, जैसे ही बटन पे क्लिक करते हो ये चला जाता है सर्वर के अंदर और उनके डेटाबेस में ये डाटा स्टोर हो जाता है। अब अगर हम इसके अंदर गलत डाटा भेज दें, जो जाके चेक करना हो कि ये वैलिड है कि नहीं है, जैसा कि अगर मैंने ईमेल एड्रेस मांगा हुआ है और उस जगह पे मैं नेम लिख देता हूं, तो अब नेम को वो डेटाबेस में ईमेल की जगह स्टोर तो नहीं कर सकता। तो उसको चेक करने के लिए हम सर्वर में रिक्वेस्ट भेजने के बजाय हम क्या करते हैं कि क्लाइंट एंड पे ही उसको चेक कर लेते हैं, उनकी इनपुट्स को। जैसे हमने नेम दिया, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज डाल दी, नेम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज यूज नहीं होती, तो उसको हमने क्लाइंट एंड पे ही चेक करके बता दिया कि जो ये वाला नेम का टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर इनपुट जो है वो गलत है। ईमेल था, उसके अंदर प्रॉपर ईमेल के फॉर्मेट से हमारे पास डाटा आना था, तो हमने उसको अंदर सिर्फ नेम लिख दिया, तो वो हमें बता रहा होगा क्लाइंट मशीन पे ही सर्वर में जाए बगैर बता रहा होगा कि आपने जो ईमेल इनपुट किया वो क्या किया है, हमने गलत किया है। कॉन्टैक्ट नंबर है, नंबर्स की जगह हम क्या कर देते हैं, ABC डाल देते हैं, उससे क्या होगा, वो आपकी इनपुट गलत हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, इससे सर्वर लोड रिड्यूस हो जाएगा। सर्वर लोड रिड्यूस होने से क्या फायदा होगा, आपकी वेबसाइट की जो रनिंग है उसके अंदर स्मूथनेस आएगी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी। किस तरह से कि सर्वर को पहले हमने अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं क्लाइंट से, ब्राउजर से, वो जाती है सर्वर के पास, सर्वर से फिर इन प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद वो हमें रिस्पॉन्ड दे रहा होता है। अगर हमारा काम क्लाइंट एंड पे ही, ब्राउजर पे ही, सर्वर में जाए बगैर ही यहीं पे प्रोसेस हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लोड टाइम है, जो हमारा रिक्वेस्ट टाइम है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये सर्वर के लोड को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेजेस हैं, सेम एज इट इज जिस तरह से हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस देखी थी, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मीटअप करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम कोशिश करेंगे एक वेब पेज को किस तरह से बिल्ड किया जाता है और उसको किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू सो मच।